आप मेरी जयरे बात को आंटी ध्यान कुछ से आदर्श जयरे आंटी कुछ आदर्श देखिए, का विक्रम की राम राम और लंबी प्यार से चौड़ी बात स्वागत नहीं है। है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप हमारे साथ आपने सिर्फ सफीदो विधानसभा के गाँव एक तो राज बूढ़ा का खेड़े से आप मुकाबला हमारे करना साथ लाइव हो चुके हैं और लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं भूपेंद्र दादा हुड्डा जी की कुमार गौतम सरकार है कांग्रेस सफीदो की विधानसभा गाँव बूढ़ा खेड़े में पहुंचे हैं। 2.5 साल रही और आज भी फोर फ्रंट पे कांग्रेस में हुड्डा साहब ही हैं। सारी टिकटें उनके कहने से ही बटी हैं। भाई मैं तो केवल इतना याद कराने आया हूं, हुड्डा साहब का राज पुराना जो था उसमें कितने तो आपके काम हुए गांव के और कितने बच्चों को रोजगार मिला। और ये बीजेपी की सरकार में कितने आपके बच्चे लगे और कितने आपके डेवलपमेंट के काम हुए। एक तो मेन मुद्दा ये है, आप बताओ हुड्डा साहब की सरकार में आपके गांव से कितने बच्चे लगे थे? बताओ, खुल के बताओ। नौकरी मिले जिन्हों का लगा सारी बात यार नहीं मिली। अच्छा, इसमें कितने मिले? ओढ़े नहीं। इसमें कह रहे हैं ओढ़े नहीं, इतने बच्चों को रोजगार मिला और भी काम धंधे हुए होंगे जरूर। कई लाख के कह रहे हैं रुपए इस गांव में लगे। तो भाई मैं तो ये कहता हूं, अजमाए न अजमावर अपनी ऐसी तैसी करावे। गलत तो नहीं कह रहा? एक बार जो चीज अजमा ली उसको दोबारा नहीं अजमाना चाहिए। दोनों अजमा लिए। आपने खट्टर साहब का राज देखा, बीजेपी का, नायब सिंह सैनी जी का देखा और पुराना राज भी आपने देखा। वही राज, वही चीजें आज कांग्रेस पार्टी में हैं जो पुरानी थी। वही लीडर, वही सौदा, सारा वही है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, अगर आप बीजेपी की सरकार बनाओगे की तकलीफों को समझता है। सुबह जुटता है 7 बजे 8 बजे से तैयार होके रात के 2-2 बजे तक कोई उसके वहां उसके निवास स्थान पे है, सबको मिलके उसकी समस्या का समाधान करके जब सोता है। और भाई बीजेपी की सरकार यहां बनाओगे तो भाई नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के जो आज सूरमा हैं, बड़े सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी। नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। काम तो अनेक किए हैं उसने। सबसे बड़ा काम किया है, इस देश की कहीं इज्जत नहीं थी। इस देश के न्याय थी, शानदार, बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह। लेकिन वो जब अमेरिका गए उनकी तलाशी ले ली। नरेंद्र मोदी की क्या ली किसी ने तलाशी? जो आपस में जिनके युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर भी उतनी इज्जत करता है और रूस का प्राइम मिनिस्टर पुतिन भी, प्रेसिडेंट, इतनी इज्जत करता है। और जो उसका साथ दे रहे हैं यूक्रेन के जितने देश, अमेरिका का बाइडेन, वो भी इतनी ही नतमस्तक होगी, इज्जत करता है। तो देश का मान बढ़ाया। और कश्मीर जो इस देश का हिस्सा ही नहीं रहा था, हमारे जो फौजी भाई वहां तैनात, उनको पत्थर मारते थे, खुन्नम खुन्ना हो जाते थे, उनको हथियार चलाने की इजाजत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा तोड़ के दोबारा कश्मीर को अपने देश में मिला लिया। छोटा काम नहीं है। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी अगर 370 धारा को छुआ भी तो। एक कतरा भी खून का नहीं बया। राम मंदिर
जो हमारे रोम रोम में बसा हुआ राम मंदिर, राम सवेरे उठते कहीं कोई मिल जाओ रात तक राम राम भाई, राम 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 भाई, राम हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। उसका मंदिर का जो निर्माण था उसका केस चल रहा था। कांग्रेसियों ने बयान दिया था, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कि इसका फैसला 10 साल भी ना होने दो। तो भाई राम मंदिर बनाया, कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आप बताओ भाई, राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कि पाकिस्तान में बनेगा या कोई मक्का मदीना में बनेगा? नालायक लोगों ने कानून की लड़ाई लड़ी। मेरा ये मानना था, अगर वो भाई जिनने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, अगर वो शुरू में यूं कहते भाई राम थारा है, हमारा भी है, राम तो सबका था, बना लो भाई राम मंदिर, हमने कहीं और दे दो, ये तो धक्के कब्जा करके बाबर ने उरे मस्जिद बना दी। कितना अच्छा होता, कितना प्रेम होता आपस में। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा जो काम किया। हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनके सिर पे तलवार लटकी हुई थी, 3 तलाक, 60-62 साल की उम्र में भी तलाक 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 3 बजे के उसने घर से बाहर निकाल देते थे अपनी हमारी महिलाओं को, मुस्लिम समाज की बेटियों को। वो खत्म करा दिया भाई, 3 तलाक लागू नहीं होगा, और बाकायदा वही कानून लागू होगा जो इस देश का है। और सबसे और जो बड़ा काम किया, हमारी जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनके लिए 1/3 रिजर्व कर दी एमएलए और एमपी में सीट। ये जो आज इंडिया कहते हैं अपना आप को, इसमें जितने भी शामिल हैं वो फाड़ देते थे उस बिल को जब महिला रिजर्वेशन का आता था। नरेंद्र मोदी जी ने वो बिल कानून पास करा दिया। आगे जो चुनाव होगा उसमें महिलाओं को 1/3 सीट मिलेगी भाई, बहुत बड़ा काम किया है। और बाकी जो जहां से लड़ना चाहे वो न्यारी बनेंगी 1/3 से। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया भाई। सारी बातें गिनाऊं तो समय बहुत लग जाएगा, थोड़ी सी बातें और बताऊंगा क्योंकि आज 10 गांव है हमारे। आज पहले ही हम गुनाहगार हैं, 1-1.25 घंटा लेट आए। तीसरी जो मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, कई भाई यूं कहते हैं कि जो बाहर का आया 78 साल का बूढ़ा बिना बात तुम्हारे पूरे क्यों आया, यो कईयों को तकलीफ है। देखो, जो टिकटार्थी थे, जो टिकट चाहते थे, उन सबको तकलीफ भी है। हर आदमी एमएलए बनना चाहता था। हमारे कलीराम जी मेरे पास बैठे, ये भी बनना चाहते थे, पहले बन भी लिए। इनने तो 1 मिनट भी नहीं लगाई, फैसला होते ही मेरे पास एकदम चले आए। बलवंत पांचाल जी भी टिकटार्थी थे, और भाई और भी 10-12 भाई टिकट लेना चाहते थे। एक भाई ने कल बुरा भी मान गया मेरे से, गलती से उससे यूं कहा गया कि जी टिकटाले तो हम कहिए थे टिकटार्थी, लेकिन यो 78 साल का बूढ़ा 18 साल का बन गया, हमारी उस दौड़ में टिकटाली में सबसे आगे निकल गया। मैंने भाई थोड़ा सा जवाब दे दिया, वो भाई तंग भी पाया। मैं उससे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं करता। मैंने ये जरूरी समझा भाई कम से कम गलतफहमी तो निकाल दूं किसी को हो तो। मैं भाई टिकटार्थी नहीं था, यहाँ से कहीं से भी टिकटार्थी नहीं था, चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं 2 बार एमएलए रह चुका हूं, लेकिन जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि जी आप इस और इस 4 हल्के उनने बताए, उसके अलावा आप बताओ कहां से लड़ना चाहते हो। क्योंकि वो जानते थे कि इसने दद्दप्पा का रिजेक्टेड माल 10 सीट बना दी और कई जगह मुकाबले करा दिए, तो ये हमारी पार्टी के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो भाई जब उन्होंने सारी मेरे सामने प्रपोजल रखी, मैंने कहा जी देखो
इलेक्शन अगर लड़ूंगा तो सिर्फ सफेदों से लड़ूंगा और कहीं से लड़ूंगा नहीं। क्योंकि मेरा मानना है जगह वही बढ़िया होती है जहां सारे बसे, सब बसे। कोई भी आदमी जात पात का नारा नहीं लगा सके। एक नालायक से नालायक आदमी जात पात का नारा लगा देता है। अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, काम करने वाला आदमी, मजबूत आदमी, वो बेचारा धरेगा धरे, उसकी इच्छाएं रह जाती, लोगों के काम नहीं कर पाता। क्यों जीतेगा नहीं तो काम कैसे करेगा? तो इसलिए मेरे दिमाग में एमएलए की बिल्कुल खत्म हो गया था, कोई चाहता नहीं था एमएलए बन। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा, पार्टी ने, कि आप अगर सफेदों से लड़ना चाहते हो तो आप सफेदों से ही लड़ाएंगे आपको, उन्होंने मुझे खुद टिकट दिया है। वो जानते हैं राम कुमार गौतम सफेदों से लड़ेगा तो जीते भी 100% और हरियाणा में सरकार बनवा देगा बीजेपी की। भाई इसलिए मैं यहां आपके पास आ गया और मेरा मानना है, मैं गुरु रविदास जी की एक बात कभी भूलता नहीं हूं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। देखो वही अच्छी होती है, सारे बसे, ऊंचा भी, नीचा भी, गरीब भी, अमीर भी। तो मेरी ये सोच थी, वही सफेदों की धरती ऐसी है, कोई भी नालायक आदमी जात पात का नारा नहीं लगा पाएगा, सारे बसे हैं उड़े। इसलिए मैं यहाँ आपके सेवा में आया हूं भाई। और एक बात और कहता हूं, अगर आपने 20 तारीख तक आंधी पैदा कर दी जीत की, लिख लो, राज बनेगा 100 की 100 बीजेपी का। कांग्रेस का कई कोस में दीवा ही नहीं बनेगा। तो भाई क्यों? मैंने मेरे जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं। गरीब की लड़ाई जो मैंने लड़ी, मेरे अलावा किसी ने नहीं लड़ी, बहुत घमंड से कहता हूं। SC/BC की लड़ाई, और भाई किसान की लड़ाई, एम्प्लॉय की लड़ाई, OPS की पुरानी पेंशन बहाल करो वाली, और ये जो पुलिस वाले भाई हैं इनका वेतनमान पंजाब के समान हो। ये मिट्टी वाले भाई, कोई भी आदमी इनकी बेचारा का डंपर वो ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करा के 4-4 लाख का दंड लगा दे। सैनी से मिला है। कोई पढ़ा लिखा आदमी मेरे से पूछना चाहे तो भाई मैं गाड़ी में बैठने लगूंगा, मेरे से पूछ लियो कि मैं बता दूंगा तो फिर घना ही सौदा भी दिख जाएगा। बैकवर्ड की जो मैंने लड़ाई लड़ी है, मेरे अलावा किसी ने नहीं लड़ी। आज जो बैकवर्ड वाले भाई नौकरी ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान सिर्फ मेरा है, राम कुमार गौतम का, और किसी का भी नहीं है। कोई पढ़ा लिखा बच्चा पूछना चाहे, मैं गाड़ी में बैठूं जब पूछ लेगा मेरे से। मेरे खिलाफ चौपालों पर लगा देते थे, जाट कौम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं जाटों का दुश्मन नहीं हूं, बिल्कुल जाटों से प्यार करता हूं, सब कौम से प्यार करता हूं। लेकिन भाई कोई जाति किसी के साथ हो तो मेरे खून में ही उसको बर्दाश्त करने की है ही नहीं। ये कमी थी। 60 साल में जाके MLA बना, मेरा क्या काम था 60 साल में बनूंगा? एक छोटा पैसा जीवन में किसी का खाया नहीं। बहुत नफरत करता हूं रिश्वत खोर को यूं समझता हूं जैसे अपनी बेटी के साथ कुकर्म करने वाला। इतनी घृणा करता हूं रिश्वत से, और जिसकी लड़ाई लड़ता हूं दिल खोल के लड़ता हूं, चाहे मेरी जान चली जाओ। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की, हर आदमी की आवाज उठाई। और कहीं गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे मेरा कितना नाश हो जाओ, चाहे सत्यानाश हो जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं करता, उसकी लड़ाई लड़ता हूं दिल से। और भाई एक बात और स्पेशल कहना चाहता हूं। जो खट्टर साहब ने काम किए, छोटे काम नहीं किए, नायब सैनी ने काम किए, छोटे नहीं किए, बहुत बड़े काम किए।
लेकिन भाई मैं खट्टर साहब को कहता था, खट्टर साहब, जिन लोगों ने आपकी सरकार बनाई, आपने उनके लिए क्या किया? उनके बच्चे बेरोजगार हैं, आपका तो काम चल गया, चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन ये बेचारे कुआरे मरेंगे 35, 40, 45 के। ये सारी उम्र आपने कोसेंगे, आगे भी कहीं फेंटेंगे अगली दुनिया में, वहां भी आपके गले पड़ जाएंगे। इनका क्यों नहीं किया जिनने आपका राज बनाया? तो वो कहने लगे, गौतम मेरी सोच ये है कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, जो सबसे गरीब है, उसका भला करूं मैं। दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पॉलिसी के हिसाब से चलते थे वो, और 5 नंबर उनके रख दिए उनने जिनका घर में रोजगार नहीं था। 1 लाख से कम इनकम वाले के, 80 वाले के भी स्पेशल उसको तरजीह दी हर मामले में। तो वो मेरी बात उन्होंने मानी नहीं। मानते भी अगर थोड़ा सा और रह जाते तो मानने वाले ही थे, लेकिन इस बीच में नायब सैनी आ गए। नायब सैनी को भी मैंने यही बात रखी, मैं कहा भाई जो थारी सरकार ले आएंगे, कार्यकर्ता 30-30 साल से 35-35 साल से जुटे हुए हैं, जो उनको क्या करोगे? कहने लगा क्या करें? मैंने कहा भाई उनके घरों में रोजगार दो, तरीका कुछ भी अख्तियार करो, पर उनके घरों में रोजगार दो। कौन आपका वर्कर बनेगा? कौन आपको वोट देगा अगर उन जो लोग आपकी सरकार लाएंगे उनके काम नहीं करोगे तो? कहने लगा सरकार बनन दो, पहला काम ये करूंगा, जिन लोगों की इतने सारी जिंदगी लगा दी या जो अब की बार भी लाएंगे, उनको एक अलग से सिस्टम बना के रोजगार देंगे। तो आप ये समझ लो, आज आपके गांव में मैं आया हूं, एमएलए अगर बनाओगे तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पिछते चले आ रहे हैं, गरीब गुरबे हैं, गरीब लोग हैं, और जो राज बनाने में पूरा सहयोग करेंगे, उनके बच्चे 100% लगवाऊंगा। मेरा बच्चा है, बाकी तो भगवान ने पता भाई के बीतेगी, लेकिन मेरी सोच है ये। और जिस दिन मैंने ये कहा था कि 35-40 साल के कुआरे मरेंगे, तो उन अगले दिन 3000 रुपए पेंशन बना दी 40 साल से ऊपर आ जाएंगे। बनेगी कि नहीं चली? बनेगी। बन जाएगी, नहीं बनी तो मैं बढ़वा दूंगा। कानून बना दिया। दूसरा मैंने ये भी कहा भाई 3000 में कोई माथे चोड़ को इंदर है, कम से कम 20-15-20 हजार तो कर। कौन अपनी बेटी ने देगा? हालात तो ये है, किसी के जमीन भी है तो भी यूं कहेंगे भाई रोजगार हो तो ठीक है, नहीं तो छोरी खूड में कोई रोया नहीं भाई। मगर भाई रोजगार दो। और दूसरी बात ये भाई, कई लोग मेरे खिलाफ प्रचार kरेंगे, जात पात का जहर फैलाएंगे। 2005 में जब बना था, जब भी एमएलए इस जाट को हमने बनाया था, मेरे को वैसे 36 बिरादरी का समर्थन था, सबने मदद करी मेरी, लेकिन भाई बड़ा रोल हमारे जाट भाइयों का था। जाट भाइयों में भी पहला गांव जो सारे गांव में जहां जीत हुई थी, वो बूरिया का गांव है थारा। तुम बुरे नहीं हो, पूरे हो, अच्छे लोग हो। गुराना गांव है, गुराना गांव में 2005 में भी जिताया खूब, और उसके बाद 2019 में भी जिताया। बहुत प्यार करते हैं गुराने के भाई, हमारे अपने भाई गुराना से आए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, किसी जात पात के चक्कर में मत पड़ियो। जिससे यारी करता हूँ, जीवन में कभी धोखा नहीं दिया। जो मेरे साथ 1977 से लगे थे, कोई इक्का दुक्का तो बेशक टल गया हो, सारे आज भी मेरे साथ हैं। तेरे पास वोट मांगने के लिए आएंगे 36 बिरादरी के भाई। इसलिए भाई इस चक्कर में ना फंसियो। जात पात है भी नालायक चीज, कुछ भी नहीं है इस जात में। मैंने सारा जीवन का तजुर्बा बता रहा हूं। जात सिर्फ 2 हैं,
एक ऊंची जात है, एक नीची जात है, नीच जात है। ऊंची जात किसकी है? गरीब से गरीब जाति में पैदा हो रहा हो, अगर वो सच्चा सुच्चा है, ईमानदार है, सबका भला चाहने वाला है, सबसे प्यार करने वाला है, हर एक की मदद करने वाला है, उसकी ऊंची जात है भाई। जो आदमी चाहे प्रकांड पंडित के घर में पैदा हो रहा हो, अगर चोर उचक्का है, ठग है, बेईमान है, सबका गला काटता है, भाई के भी अपने स्वार्थ के लिए चक्कू बिठा दे, जो उसकी नीच जात है। जात दो ही है, तीसरी नहीं है। जात पात के चक्कर में मत फंसना। अरे भाई यूं बताओ, क्या कोई जिसको नहीं जानता उसकी जात बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना। पूछेगा कौन से गांव का से, के नाम से, किस जात का है, तो भाई जात कोई पहचान नहीं सकता। राम ने किसी के सींगर पुंजड़ तो ला नहीं रखे, पता लग जाए, लगा रखे। पशुआ के तो ला रखे, उनकी पहचान भी अलग बना रखी। इंसान की कोई पहचान नहीं। हम सब का एक खून है, एक पिता की संतान है भाई। किसी का खून चेक करा लो, वही माइनस प्लस और रंग लाल और कुछ भी नहीं है, ए बी माइनस प्लस। तो इसलिए भाई कोई किसी तरह के प्रचार में ना आइयो। सबका सच्चा हितैषी हूं। मुझे एमएलए बनाओगे तो आपको गर्व होगा। और 20 तारीख तक अगर ये हवा बना दो कि वे बुढ़े खेड़े में थे भी ज्यादातर वोट गौतम की हैं, यो जीतेगा बीजेपी से। तो 20 तारीख के बाद मैं उरे नहीं दिखूंगा और सारे हरियाणा में जाके बीजेपी की हवा बनाऊंगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। और नायब सिंह सैनी जो गरीबों के सच्चे हितैषी हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे हरियाणा के। और नरेंद्र मोदी को बहुत ताकत मिलेगी हरियाणा से, जो आज के युग में एक फरिश्ता है, युग पुरुष है, जो सबका भला चाहता है, जिसने देश का मान बढ़ाया है और जिसने हमारे हर वर्ग का भला किया है। आप लोगों ने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप बताओ, बनाओगे कौन नहीं बनाओ? तो दोस्तों आपने सुना अभी फिलहाल जो दादा राम कुमार गौतम है सुफीदो विधानसभा गाँव बूढ़ाखेड़ा गांव से है, जुड़े हुए थे। और उसका ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम है। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीर दोस्तों आप सुफीदो विधानसभा गाँव बूढ़ाखेड़ा से आप तस्वीर देख पा रहे थे, तो सभी से मेरी अपील रहने वाली दोस्तों, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको तस्वीरें सुफीदो विधानसभा गाँव बूढ़ाखेड़ा से आपको मैं तस्वीर आपको मैं दिखा रहा था। तो हम फिर हाजिर हूँ आपके साथ किसी नए अपडेट साथ। धन्यवाद। राम राम।